वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है अर्थशास्त्र से, और आज के टॉपिक का जो मूल बिंदु है वह है मुद्रा और साख। मुद्रा और साख, आखिर ये मुद्रा और साख है क्या? सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। मुद्रा यानी मनी, हम लोग कईयों को सुनते हुए देखे होंगे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यानी रुपये का मूल्य, मुद्रा का आज के समय में क्या महत्व है ये सब लोग जानते हैं। हर तरफ पैसे का बोलबाला है। मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनी एंड स्वीटर देन हनी, ये तो आप जानते ही हैं। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं कि मुद्रा आखिर है क्या। चलिए समझते हैं। मनी जैसे ही हम लोग लिखते हैं मनी या मुद्रा, इससे स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि लेन देन का माध्यम है। जब हम बाजार में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, दुकान पर जाते हैं, सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, मनी देते हैं, रुपया देते हैं, और वो व्यक्ति या दुकानदार हमको सामान दे देता है। ठीक इसी तरह अगर आप कोई व्यापारी हैं या आप किसान हैं, अपना सामान बाजार में बेचना चाहते हैं, तो आप अपना सामान ले जाते हैं, दुकानदार को देते हैं, जो व्यापारी दूसरे व्यापारी को देते हैं, और फिर उस सामान के बदले वो आपको मुद्रा यानी पैसा दे देता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं? मुद्रा लेन देन का, लेन देन माने विनिमय, विनिमय का माध्यम है। मुद्रा किसका माध्यम है? मुद्रा हो गया विनिमय का माध्यम। तो सबसे हम लोग कह सकते हैं कि मुद्रा ये विनिमय का माध्यम है। विनिमय मतलब मैंने बताया ना, लेन देन, लेन देन का माध्यम हो गया मुद्रा, लेन देन का माध्यम। इसी को हम लोग कहते हैं विनिमय। विनिमय, लेन देन को ही क्या कहते हैं? विनिमय। अच्छा, अब जब हम बात करेंगे मुद्रा की, तो यह भी दिमाग में आएगा कि मुद्रा जब हम लोग प्राचीन काल में थे, जब मुद्रा नहीं हुआ करती थी, लोग एकदम प्राइमरी फेज में थे, कृषि उत्पादक ही बने थे, जैसे तुरंत ही कृषि उत्पादक बने थे। आपको मालूम होगा कि मनुष्य सबसे पहले क्या करते थे? शिकार करते थे। उसके बाद सने सने वे लोग खेती करना शुरू किए। खेती हमारी, कृषि हमारी प्राथमिक क्रिया हुई, और फिर जब हम लोग केवल खेती करते थे, उसमें मुद्रा वगैरह कुछ था नहीं, तो ये लेन देन कैसे होता था? तब होता था वस्तुओं का लेन देन, और हम लोग उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब जैसे हम अगर चावल उपजाए हैं, हम किसी को दे दिए, और वो दाल उपजाया है, उसके बदले में हम दाल ले लिए, तो ये मुद्रा से नहीं हुआ, वस्तु का ही लेन देन हुआ। और वस्तु का जब लेन देन हुआ तो इसको क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय। ठीक है। अब वस्तु विनिमय की जब बात करते हैं ना, तो अब मान लीजिए जैसे कि ए कोई व्यक्ति है, ए अपना वस्तु किसको दे रहा है? वस्तु दे रहा है बी को, और बी से उसका वस्तु ले रहा है। ए वस्तु दे रहा है बी को, और बी उसका वस्तु ले रहा है, बी से फिर ए वस्तु ले रहा है। लेकिन यहां पर क्या था? ए दे रहा था वस्तु बी को, और बी उसको दे रहा था मनी यानी रुपया। तो ये हो गया था आपका मुद्रा के माध्यम से लेन देन। लेकिन यहां पर ए वस्तु दे रहा है और बी भी उसको क्या दे रहा है? वस्तु। तो वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय। अब जब वस्तु विनिमय की बात करते हैं तो यहां पर एक समस्या खड़ी हो जाती है। क्या चीज की समस्या है वो? दोहरा संयोग, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे ए को चावल उत्पादन हुआ है, ए के पास चावल है, ए चावल लेके बाजार जा रहा है, और ए को चाहिए दाल। ए को क्या मिला है या क्या बेचने जा रहा है? ए चावल, और ए को चाहिए दाल। चावल देकर दाल चाहिए, तो ए एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढेगा जो उसका चावल लेकर दाल दे दे, यानी दाल वाले व्यक्ति को ढूंढेगा। दाल वाले व्यक्ति को ढूंढेगा, मान लिया बी और सी, दोनों के पास दाल है, दोनों को ढूंढ रहा है। लेकिन बी के पास जब वो जाता है तो बी उसका चावल नहीं लेता है, बी को सब्जी चाहिए, यानी बी से वो लेन देन नहीं कर पाएगा। तब किससे लेन देन कर पाएगा? सी। सी को अगर चावल चाहिए
सी को चाहिए चावल और इसके बदले में वो दे दे दाल, तभी इससे लेन देन होगा। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं यहां पर, अगर चावल चाहिए तो चावल लेने वाला तो बहुत है, चावल इसको बेचना है, चावल लेने वाला बहुत है, लेकिन बदले में दाल देने वाला भी चाहिए। केवल चावल है, चावल ले करके कुछ भी सामान हमको नहीं चाहिए, चावल देके इसको दाल ही चाहिए। तो देख रहे हैं ना यहाँ पर दोहरा संयोग होना चाहिए, यानी कि इसका लेने वाला जो भी शख्स है चावल तो ले और साथ में दाल भी दे, इसी को कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ये बहुत कठिन होता था और कठिन था, तो इसको समाधान, इसका समाधान किसने कर दिया, इसका समाधान कर दिया मुद्रा ने। कैसे, अब ए गया कहां, ए गया जाकर के बाजार में और अपना सामान बेचा, सामान बेच दिया, कुछ भी बेच दिया, चावल बेच दिया और बदले में क्या ले लिया, मुद्रा ले लिया। अब ए के पास आ गया मुद्रा और मुद्रा दे करके जो सामान उसको चाहिए, दाल चाहिए, दाल ले लिया। ये आपका मार्केट है, बाजार जिसको हम लोग कहते हैं, बाजार। इस बाजार से वो ले सकता है आराम से। तो इस प्रकार से मुद्रा ये दोहरे संयोग को क्या करता है, खत्म कर देता है, इसका समाधान कर देता है मुद्रा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां पर एक बिंदु हम लोग समझ गए कि लेन देन का माध्यम है मुद्रा, ठीक है, और जब वस्तुओं से लेन देन हो तो वस्तु विनिमय, और जब वस्तु विनिमय करते हैं तो हमको दोहराओं का आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का सामना करना पड़ता है। अब इसका समाधान कौन कर रहा है, इसका समाधान भी कर रहा है मुद्रा। ठीक है, अब जब हम मुद्रा को देख रहे हैं कि हाँ, अब मुद्रा हमारा क्या बन चुका है, विनिमय का माध्यम बन चुका है। ठीक है, अब जब विनिमय का माध्यम तो बन ही चुका है, स्पष्ट हो गया कि जब विनिमय का ये माध्यम हो गया, इसके अतिरिक्त कई और कार्य भी होता है, धन संचय आदि का कार्य भी होता है, उस पर अभी हम लोग विचार नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का समाधान कहां है, मुद्रा विनिमय में है। अब मुद्रा के प्रकार, मुख्य रूप से मुद्रा कितने प्रकार के हैं, ऐसे तो कई प्रकार की मुद्राओं को हम देखते हैं, लेकिन तत्काल में हम लोग दो मुद्रा को महत्व देंगे। एक कागजी मुद्रा जो नोट के रूप में आप देखते हैं, नोट के रूप में, जो आपके पास 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट है ना, ये सारा नोट है वो कागजी मुद्रा है। इसको वादा मुद्रा भी बोलते हैं, वादा मुद्रा। क्यों, क्योंकि उस कागज में जितना लिखा हुआ, मान लीजिए कागज में 500 लिखा हुआ है, तो क्या उस कागज का मूल्य 500 है, नहीं, उसमें एक वादा किया हुआ है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, क्या, कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तब उस कागज का महत्व 500 के बराबर हो गया। इसलिए जितना भी नोट है ना वो वादा मुद्रा है, वादा मुद्रा। ठीक है, दूसरा है धात्विक मुद्रा या सिक्के। सिक्के तो पहले के समय में सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चला करते थे, और आज हम लोग देखते हैं ये चांदी और सोने के सिक्के नहीं, यह भी एक सांकेतिक मुद्रा ही हो गया है। तो जितना सिक्का है जो धातु से बना हुआ है वो धात्विक मुद्रा है, और जितना नोट है कागज से बना हुआ है वो क्या है, कागजी मुद्रा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तब हम लोग मुद्रा की चर्चा हो गई, अब हम लोग करेंगे किसकी चर्चा, साख की चर्चा। तो जब हम लोग मुद्रा और साख को समझ रहे हैं तो आज हम लोग सिर्फ हेडिंग को समझ रहे हैं कि मुद्रा क्या है, साख क्या है। पहले इस हेडिंग को समझ जाएंगे। तो हमने देखा कि मुद्रा क्या है भैया, मुद्रा है लेन देन का माध्यम। तो फिर अब आ जाइए साख। साख बोलते ही हमको समझ जाना है कि वो किसकी चर्चा हो रही है, लोन। लोन मने ऋण, ऋण मने कर्ज। मोटे तौर पर यही समझ जाइए। क्या समझ जाइए, साख का मतलब क्या, ऋण, और ऋण मतलब लोन, लोन माने कर्ज, ये आ जाएगी। तो अब जब हम ऋण या कर्ज की बात करते हैं, उधारी की बात करते हैं, तो उधारी कहां से मिलता है, तो उधारी के लिए तुरंत आपके सर हाँ, और ऋण के लिए हम लोग बैंक जाते हैं, बैंक में मिलता है, या फिर किसी दोस्त से ले लेते हैं। गांव में महाजनी प्रथा है, महाजन से ले लेते हैं। तो कई तरह के स्रोत हैं जहां से हम ऋण ले लेते हैं। तो जब हम बैंक से जाते हैं ऋण लेने, अब बैंक के जैसा ही सहकारी समिति है, अगर हम बैंक या सहकारी समिति से लोन लेते हैं, किससे, या तो बैंक से लेते हैं या फिर सहकारी समिति से लेते हैं, तो उस लोन को हम लोग कहते हैं औपचारिक ऋण।
कहां से? हाँ, बैंक से और सहकारी समिति से। सहकारी समिति कई लोगों की समिति होती है। जब इस पार्ट का अगला वीडियो आएगा तो उसमें एक एक चीज को क्लियर कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि जो पार्ट का हेडिंग है मुद्रा और साख, तो उसी पर केवल आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए, बैंक और सहकारी समिति, यहां से अगर हम ऋण उठा लेते हैं, हमको ऋण मिलता है तो औपचारिक। और अगर हम बैंक नहीं जाएं, अपने ही गांव में किसी से ले लें, तो किससे ले लें? साहूकार से ले लें, इसको महाजन कहते हैं। महाजन, बड़ा जन, बड़ा आदमी, पैसा वाला। और या दोस्त से ले लें या कोई रिश्तेदार से ले लें, तो ये हो जाएगा अनौपचारिक ऋण। ठीक है, तो हम लोग महाजनी प्रथा के बारे में जानते हैं। पहले बहुत ज्यादा चला करता था महाजनी प्रथा, बहुत रेट उसका जो ब्याज दर काफी होता था, और ऋण नहीं चुकाने पर उसका महाजन लोग बैल वगैरह खोल के लेके चला जाता था। इस सब के खिलाफ विद्रोह भी हुआ, सरकार ने कई नियम भी बनाए। तो चलिए अभी हम लोग उधर नहीं जाते हैं, वापस आ जाइए। कहां? वापस आ जाइए औपचारिक ऋण की तरफ। तो कई सारे बैंक हैं जहां आपको ऋण उपलब्ध है, खास करके हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां जाइएगा तो 15 बार घुमा भी देता है, बहुत तरह का कागज खोजता है, दिस दैट। तो भैया जब हम ऋण लेने जाते हैं तो हमको क्या क्या शर्त उसका पालन करना होता है। किसी भी बैंक में चले जाइए, उसका एक शर्त है, एक कंडीशन है, हम लोग को उसका पालन करना पड़ता है। क्या क्या शर्त है? तो उसका जो ब्याज दर है, जो आपको ऋण देगा, उसका उसके बदले में सूद लेगा, इंटरेस्ट लेगा, उसमें आपकी सहमति होनी चाहिए। हाँ चलिए हम इतना देने के लिए तैयार हैं। फिर समर्थक ऋण आधार चाहिए, ऋण आधार। हाथ झुला के गए, ऋण लेके चले आए, ऐसे नहीं होगा। आपको वहां दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? वहां आपको अपने कागज के आधार पर बताना पड़ेगा कि हम कौन हैं, हमारा परिचय क्या है, हमारे पास कितनी संपत्ति है, हमारे अगर कोई साथी हैं जो सरकारी सेवा में हैं, उनका भी हम गारंटी ले सकते हैं। तो एक आधार बनाना पड़ता है, बेस बनाना पड़ता है, जिसके आधार पर बैंक आपको ऋण देगा। ठीक है, अब कोई सरकारी आपका मित्र है, सरकारी सेवक में है, सरकारी सेवा कर रहा है, नौकरी उसकी सरकारी है, वो आपकी गारंटी ले लेता है। क्या भाई इस व्यक्ति को जानते हैं, ये ऋण लेकर भाग जाएगा, तो हम पूरा कर देंगे, तो बैंक तुरंत तैयार हो जाती है। तो इस तरह से एक आधार बना लेता है। उसके बाद एक पेपर वर्क होता है, फॉर्म भरना पड़ता है, फिर अपना आधार लगाना पड़ता है, दिस जो भी उसका रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ता है। इन शर्तों को अगर हम पूरा कर दें तो बैंक हमें ऋण दे देती है, सहकारी समिति हमें ऋण दे देती है। कृषि संबंधित ऋण आसानी से हमें सहकारी समिति से मिल जाता है। ठीक है, अभी बहुत सारी ऋण की योजनाएं चल रही हैं और सरकार का दबाव भी रहता है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको आप ऋण दीजिए मुद्रा योजना के तहत, तो यह ऋण उनको दिया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए कि जो करेंसी नोट जिसकी चर्चा हमने अभी की, कि ये जो नोट है इसको जारी करने का अधिकार किनके पास है? वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, यह भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक। और यह सभी बैंकों का बैंक है। जितना भी बैंक इंडिया में संचालित है सबका ये बैंक है। सबके जो है ये रस्सी से पकड़ के रखा है, नाथे हुआ है, कोई इधर उधर नहीं हो सकता है। सब बैंक पर नजर रखने का काम कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि बैंकों के पास कितना जमा है ये वो देखता है, ऋण का वितरण ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आरबीआई उनके माध्यम से अपने निचले इसके मातहत आने वाले बैंकों पर अपना नजर रखता है, निगरानी रखता है। और इसी के गवर्नर वायदा मुद्रा जारी करते हैं, ये तो आपको पता ही चुके हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ऋण है औपचारिक स्रोत से ही लेना ठीक है। यहां पर सरकार के द्वारा ब्याज दर भी एक फिक्स किया हुआ है, उससे ज्यादा कोई लेगा नहीं। वहां आपको उतना ही निम्न ब्याज दर पर आपको लोन मिल जाएगा। फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स दे करके वहां से आप ऋण ले सकते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ऋण माफ भी हो जाता है। ठीक है ना? तो अब हम चर्चा करेंगे सर बैंक के पास पैसा आता कहां से। बहुत सरल तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये रहा बैंक,
इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर के अंदर क्या है उस सब बातों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ हेडिंग को समझाने का प्रयास किया है। बैंक, मान लिया किसी के पास बहुत पैसा है, पैसा तो घर में रखेगा नहीं, अलमारी में रखेगा नहीं, ऊपर से ईडी का छापा पड़ जाएगा। तो उसको भाई जो सही काम कर रहे हैं लोग, उनके पास पैसा ज्यादा है, तो ले जाके कहां जमा कर देते हो? पैसे को जमा कर देते हैं जाके बैंक में। बैंक के पास अपना कुछ नहीं है, ये पैसा बैंक में जमा कर दिया। अब इसी पैसे को, एक नियम है, इतना पैसा आपने जमा कर दिया, मान लीजिए कोई आके 10 लाख जमा कर दिया, आज जमा कर दिया, कल जाके बोलेगा हमको 10 लाख दे दीजिए, बैंक तुरंत नहीं देगी, ठीक है ना? तो ये समय ले लेती है। तो अब बैंक इनके जमा पैसे को क्या करती है? इसी को ऋण के रूप में कई लोगों के बीच बांट देती है। ऋण के रूप में क्या करती है? कई लोगों को, ए बी सी, कई लोगों को बांट देती है। और इससे जो इंटरेस्ट वो पाती है, इससे जो ब्याज कलेक्शन होता है, उसका रेट ज्यादा होता है। और ये व्यक्ति, ये जेड नाम का व्यक्ति जो पैसा जमा किया है, इसको कम ब्याज देना है, तो यहां से ज्यादा लिया, इधर कम देना पड़ा, तो जो बीच का पैसा बच गया वही बैंक के पास रह गया। यही बैंक का साख बनाने का तरीका है। बैंक इसी से पैसा बनाता है, और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि बैंक साख का निर्माण करता है। कैसे? फिर से बता दें, जेड ले आके बैंक के पास पैसा दिया, इसका जमा किया इसने जो पैसा, उसको बैंक ने कईयों को ऋण दे दिया। अब जब ऋण दे दिया तो ऋण में ज्यादा इंटरेस्ट वसूला, और जो इसने जमा किया उसको कम इंटरेस्ट दिया, बीच का पैसा बैंक रख लिया, ये उसका साख बन गया। और इस प्रकार से बैंक साख उत्पन्न करता है अपने लिए, ठीक है? मध्यस्थता का काम करता है। बैंक किसका काम करता है? मध्यस्थता का काम करता है। किसके किसके बीच? तो जिसके पास ज्यादा पैसा, मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं, जिसके पास ज्यादा पैसा है उनके बीच, और जो व्यक्ति ऋण लेने वाले हैं, छोटे कर्जदार हैं, बड़े कर्जदार हैं, उनके बीच। ये व्यक्ति इनको नहीं जानता है, इनको पैसा सीधे नहीं देगा, ये बैंक को जानता है, बैंक को जाकर पैसा दे देता है। यह व्यक्ति भी इनको नहीं जानता है, ये बैंक को जानता है, बैंक से जाकर ऋण ले लेता है, और इस प्रकार से बैंक साख उत्पन्न करता है। तो आज की वीडियो में हमने मुद्रा और साख क्या है, मोटे तौर पर इसका परिचय लिया है, और इसका जो अगले फेज का वीडियो होगा उसमें आपको विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी काफी उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।